हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली थी। अब इसमें क्या है कि सारी केमिस्ट्री में जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें यूज़ होंगी या फिर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी एसआई यूनिट, कोई भी लॉ यूज़ होगा, वो सारी इस चैप्टर में बता दी गई हैं। छोटे छोटे टर्म्स है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सारे बता दिए हैं। तो हम वही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सारी बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोग इसको समझते हो, मतलब पढ़ चुके हों कहीं, या पहले क्लासेस में पढ़ा हो, या किसी टीचर ने आपको बताया हो, या ये शब्द कहीं ना कहीं सुने होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एसआई यूनिट की बात करेंगे, या फिर जो यूनिट्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको हम मेज़र कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि जनरल साइंस जो रेलवे और यूपीएससी और एसएससी के लिए पढ़ते हैं या फिर यूज़फुल होती है, वो मैंने स्टार्ट कर दी है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स करा रहे हैं, बायो जैसे ही ये दोनों सब्जेक्ट पूरे होंगे बायो भी कराई जाएगी। अभी 11th-12th की एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं। ठीक है, जो लोग टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं वो भी एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो यहाँ पे थॉरली सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जा रही हैं, एक एक हेडिंग कंप्लीट कराई जा रही है। तो आप वो भी देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का रिवीजन, तो एनसीईआरटी पूरा ये फ्री बैच चलेगा और कोई भी चीज़ हाइड नहीं की जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। जो यूनिट्स या कुछ मेज़रमेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, तो ये सब चीज़ें किससे मेज़र करी जाएंगी। तो एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, फिर हम सारी चीज़ें समझेंगे। तो इन सब को देखने से पहले फिज़िकल यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, या फिर कुछ चीज़ें समझ रहे होते हैं कि कोई चीज़ मेज़र करी जा रही है, तो फिज़िकली किस चीज़ से मेज़र करी जाएगी। ठीक है, तो वो समझने के लिए हमको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब अगर लेंथ नाप रहे हैं तो हम कैसे नापेंगे, टाइम नाप रहे हैं तो हम कैसे नापेंगे, कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो कैसे नापेंगे, तो ये सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कुछ भी। हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे फर्स्ट है लेंथ। लेंथ से हम क्या मेज़र करते हैं, लेंथ से एक स्टैंडर्ड नाम है, वैसे तो हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड नाम लेंथ है। ठीक है, फिर है मास। ठीक है, मास क्या है, जिससे हम किसी की क्या कहते हैं, क्वांटिटी उसके अंदर कितनी है वो बता सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। टाइम, फिर नेक्स्ट क्या है, टाइम। टाइम क्या है, टाइम मतलब ये जो दिन रात सुबह शाम हो रहे हैं, कुछ सेकंड जो भी हम ले रहे हैं, ये नाम ले रहे हैं, वो कैसे मेज़र किया जाएगा। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। ये जो करंट जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ में ले रहे हैं, जैसे बोर्ड है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं, वो कंप्यूटर होते हैं, वो फ़ोन होते हैं, वो माइक है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम यूज़ में ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ले रहे हैं। करंट प्रोड्यूस किया है, फिर उसको मॉडिफाई किया है, जो भी किया है, उन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इनकी यूनिट्स पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर बोल सकते हैं, टेम्परेचर, या मतलब कोई कितना ठंडा है या कोई कितना गर्म है, कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, कितना गर्म है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ना, ये बहुत यूज़ होगा केमिस्ट्री में। ये सारे भी यूज़ होंगे, लेकिन जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना, ये सबके गले की हड्डी बन जाती है। ठीक है, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं ये इस स्टेप पे, वो आगे जाके धीरे धीरे वो बर्डन लेके चलते रहते हैं, फिर चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यही समझ लेंगे।
फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जो लाइट आइट के बारे में बात करेंगे वो। अब पहला है इनका सिंबल, तो लेंथ का सिंबल क्या है, स्मॉल एल। मास का सिंबल क्या है, स्मॉल एम। टाइम का स्मॉल टी। इलेक्ट्रिक करंट का क्या सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई। ठीक है, करंट का सिंबल तो पता ही होगा सबको, आई। फिर टेम्परेचर का कैपिटल टी। फिर सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो एन हम पूरी केमिस्ट्री में यूज कर रहे हैं वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या कोई भी सब्सटेंस लिया है जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट है, वो हम लोग उसका कितना अमाउंट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो मास केमिस्ट्री में बहुत थोड़ी, हम लैब में थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, छोटा सा अमाउंट लेंगे, बहुत किलो, 1-2 किलो, 10 किलो, 50 किलो में तो वर्क करेंगे नहीं। तो उससे पहले समझने के लिए हमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब अगर हमने इतना सा ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस लिया हुआ है तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ चीज़ें होंगी, एक जैसे आइडेंटिकल कितनी चीज़ें होंगी, वो उसके बारे में बात करेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, जो लाइट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, जो रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी हो रही है जिसकी वजह से हमको, हम रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी मेज़र कर रहे हैं, उसको मेज़र करने के लिए हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूज़ करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई वी से। ठीक है, आई और सफिक्स में वी। तो ये हो गया सिंबल। अब एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोला, नहीं 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 नहीं, हमने इंटरनेशनल बाद में बोल दिया। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जो मतलब हम माने, आप माने, दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ मेज़र या क्या कहते हैं, नापी या तौली जाए, या कुछ भी उसकी चीज़ उसके बारे में फिजिकली समझा जाए, तो उसको समझने के लिए कि ये कितनी अमाउंट में चीज़ है, या कितने सेकंड की बात हो रही है, या कितना लेंथ है उसका, कितनी ब्रेथ है, उसके बारे में बात करें, तो सब लोग एक ही यूनिट का नाम ले, इसलिए ऐसा यूनिट बनाए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, सबके लिए सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया। ठीक है, अब लेंथ के लिए जो सबसे हमने मेज़र करने के लिए, लेंथ मेज़र करने के लिए हमने बहुत दिनों से पढ़ना शुरू कर दिया। लेंथ तो मेज़र ही कर रहे हैं, मास मेज़र करने के लिए, टाइम मेज़र करने के लिए चीज़ें पता है हमको। तो लेंथ मेज़र करने के लिए सबने माना मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर, और उसको सिंबल एम से, स्मॉल एम से, तो हम पूरा पूरा लिख देते हैं इधर। ठीक है, मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। फिर है मास, मास को स्मॉल एम से सिंबल मास को देते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है ना, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएगी, हम एटम की बात कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे, तो उनका मास केजी में नहीं, हम ग्राम्स में ले रहे होंगे। ठीक है, केजी में भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लेंथ जो होगी ना, हम कभी किलोमीटर और उसमें नहीं ले रहे होंगे, मीटर में, हम सेंटीमीटर या उससे भी कम कोई यूनिट होगी, आर्मस्ट्रॉन्ग जैसी यूनिट, नैनोमीटर। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। टाइम क्या है, टाइम को मेज़र करने के लिए हम सेकेंड यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बड़ी यूनिट्स या बहुत बड़ी चीज़ें हम लैब में यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी को समझाते हैं। तो टाइम के लिए सेकंड। अब करंट के लिए एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, करंट के लिए एम्पियर सिंबल होगा ए।
फिर उसके बाद टेम्परेचर किससे मेज़र करेंगे, केल्विन से। स्टैंडर्ड सबने केल्विन मान लिया, ठीक है। तो और इसकी सिंबल होगी कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मेज़र करेंगे मोल, ये एक तरह का नंबर होता है, ठीक है, कि अगर ये हमारा एटम है तो इस एटम में और इस तरह के हमने कोई ये सिस्टम लिया या कंटेनर लिया, उसमें हमने इस तरह के बहुत सारे एटम्स डाल दिए। अब इस पूरे सिस्टम में कितने ऐसे एटम होंगे उनका ये बताएगा, नंबर बताएगा। तो वो मोल में मेज़र किए जाते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी अमाउंट होती है, MOLE, और इसको MOL से सिंबल देते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो क्या है, कैंडेला होगी, ठीक है। कैंडेला गिव्स डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट एमिट्स, ये डायरेक्शन ऑफ सोर्स देती है जो एमिट करती रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, लाइट की भी रेडिएशंस होती हैं, रेज होती हैं, UV रेज, IR रेज, बहुत सारी रेज होती है, एक्स रे, गामा रे, ठीक है। तो ये जो रेडिएशंस होती हैं उनकी एक रेडिएशन की जो डायरेक्शन होती है, जो एक रेडिएशन किस डायरेक्शन में जा रही है उसके बारे में बताती है। तो इसको क्या कहते हैं, कैंडेला। यहाँ तो यूज़ नहीं होगा इसका, फिजिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। और इतना हाई लेवल हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कैंडेला यूज़ करें। तो बेसिक जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे वो है लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोल, ठीक है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, वैसे इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम आपको ये लिखने को कहें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो यूनिट्स कन्वर्ट होती हैं, जैसे कुछ यूनिट्स हैं जो प्रीफिक्स की तरह लगती हैं, जैसे नैनो बोल दिया, ठीक है, लिख लीजिए फिर हम लिखवाते हैं। नैनो, फर्मी, आंगस्ट्रॉन्ग, मेगा, गीगा, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है। किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टा, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, बाकी आपकी बुक में होगी, आपने देखी होंगी, और जब ज़रूरत होगी तो वो हम यूज़ कर लेंगे। अगर कुछ नया दिया जाता है तो फिर वो मेंशन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हैं कुछ यूनिट्स या प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स। जैसे हम बात करते हैं पिकोमीटर, अगर कुछ हमने ये कोई वायरस है, छोटा सा, बहुत छोटा वायरस है जो हम देख नहीं सकते, उसकी लेंथ मेज़र करने की कोशिश करी, तो उसकी लेंथ बोल दी किसी ने कि इस वायरस की लेंथ है पिकोमीटर, कितनी, 1 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर कितना होगा, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने की बात है। अब नैनो की बात करेंगे। नैनो में 10⁹ नैनोमीटर। अगर किसी ने बोल दिया कि ये एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इसके जो पेरीफेरी है, जो वैलेंस शेल है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। देखिए, जो अभी ये एग्जाम्पल की तरफ बोला जा रहा है, अभी इसको मान नहीं लेना कि हाँ इतना ही होता है, ठीक है। जब वो बात करी जाएगी एटम या न्यूक्लियस के बारे में तो बताई जाएगी। तो अभी हम इस सेंस में बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये नैनो, माइक्रो, मिली, ये सब हैं, वो कैसे समझे जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने बताया कि ये जो न्यूक्लियस से लेकर पेरीफेरी तक या फिर वैलेंस शेल तक कितना डिस्टेंस है, तो किसी ने कह दिया ये 12 नैनोमीटर है, 12 नैनोमीटर है। अब 12 नैनोमीटर मतलब 12 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। या फिर एक यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग भी होता है, 10⁻⁻10, ठीक है। उससे क्या किया जाता है, उससे हम लोग मेज़र करते हैं ज़्यादातर एटम्स, और रेडियस, एरियस के बारे में बात करे जाएंगे, या तो नैनोमीटर में या आंगस्ट्रॉन्ग में A0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पिकोमीटर PM लिख देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा लेंथ में हो, ये सारी यूनिट्स लेंथ के अलावा भी मास में भी यूज़ की जा सकती हैं, टाइम में भी यूज़ करी जा सकती। नैनो सेकेंड में ये चीज़ें हुई कि तुमने 1 मिली सेकेंड में पलकें झपका ली,
ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि किस में हो, मीटर में हो, और भी चीज़ों में होंगी। एंगस्ट्रॉम, एम होगा लास्ट में, ठीक है, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो फिर ज़्यादा ध्यान से लिखना होता है, अगर कुछ गलत हो गया तो वही बना रहता है, ठीक है। पीको क्या है, 10⁻⁻12, कुछ भी लगाओ, पिको मीटर, पिको सेंटीमीटर, पिको क्या ग्राम, पिकोग्राम या पिको सेकेंड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सारी यूनिट्स इन पे फिक्स हो जाएंगे। पिको का मतलब 10⁻⁻12, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, माइक्रो का मतलब 10⁻�6, मिली का मतलब 10⁻3, ये यूज़ करी जाएगी, ये यूज़ करी जाएगी, ठीक है। सेंटी, सेंटी 10⁻2, डेसी 10⁻1, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, ये कुछ ऐसी हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करी जाएंगी पूरी केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी यूज़ करी जाती हैं। अब इसके अलावा जो भी हैं वो आप समझ सकते हैं। फेमटो है 10⁻15, ठीक है। ऑटो, जेटो, योक्टो, योक्टा, ऐसे बहुत सारी हैं, तो आप याद करना चाहे याद कर सकते हैं, वैसे इसकी नीड नहीं, जो यहाँ लिखा है उसी की नीड है, उसी की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फर्स्ट, जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे टर्म्स जो हमारी केमिस्ट्री में आएंगे, वो फर्स्ट है मास और वेट। मास और वेट कंफ्यूजन होता है कि मास क्या है, वेट क्या है। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। कोई भी, जैसे सब्सटेंस लिया हमने, ये हमने क्यूब ले लिया एक, ये एक क्यूब ले लिया है, ठीक है। अब ये जो क्यूब लिया है हमने, इसके अंदर कितना मैटर होगा, ठीक है। या फिर सबसे ईजीएस्ट जो होगा वो हम कोई, जो आसपास हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने एक कोई टोमेटो ले लिया, ठीक है, टोमेटो ले लिया। अब जब टोमेटो लिया है तो इसके अंदर कितना सब्सटेंस होगा। अगर इस जो टोमेटो के अंदर मास है वो 100 ग्राम है, इस टोमेटो के अंदर मास 100 ग्राम है, मतलब इसके अंदर ये जो सब्सटेंस है, ये जो पूरी जो इसका बना हुआ है सरफेस, या सरफेस के अंदर जो भी चीज़ें हैं, उसका पल्प है, उसके बीज है, और ये जो क्या होता है, पेटल सेपल, जो भी है, सेपल है, पेटल है, नहीं सेपल है, सेपल है, और ये जो जिससे ये जुड़ा हुआ होता है पेड़ से, वो सारी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा मेज़र क्या है, 100 ग्राम है, ठीक है। ये सब 100 ग्राम के बराबर। अगर हम क्यूब की बात करें, जो हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे अपने केमिस्ट्री में, उसमें अगर हमने बोल दिया कि ये 1 kg है, तो इस 1 kg का क्या मतलब, इसको हम अगर कुछ पार्ट निकाल देंगे और वो अगर 10 ग्राम हुआ, तो उस पार्ट के अंदर इतना सब्सटेंस है, और वैसे ही बहुत सारे हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 kg सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तो समझते हैं। अब इसके अंदर मैटर है, इसको ब्रेक कर देंगे हम, बहुत सारे पार्ट में ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद उनको एक ही जगह रख दिया, एक थैले में रख दिया, एक किसी पॉली बैग में रख दिया, तो वो रहेगा तो 1 kg ना। और उसको 1 kg को क्या लिख सकते हैं हम, 1 kg, या फिर इसको एक एक ग्राम में चेंज कर दिया तो 100 ग्राम, 1000 ग्राम। तो ऐसा हो सकता है मैटर में, मैटर के साथ। लेकिन वेट क्या होता है, वेट क्या होता है कि वेट अगर किसी चीज़ का लेंगे, ये एक कोई भी प्लेट ले ली हमने, ठीक है। अब इस प्लेट का वेट, ठीक है, वेट किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारी अर्थ पे, अर्थ से जितनी फोर्स लग रही होगी उस ऑब्जेक्ट पे, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी है, जो अर्थ लगाती है, एक फोर्स लगाती है, उसकी वजह से जो भी फोर्स फील होगा वो होगा वेट। वेट इज इक्वल टू mg होता है, m इंटू जी। जी क्या है हमारा,
ग्रेविटी, और m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास क्या है, मैटर। मैटर 1 kg है, उस पर कुछ ग्रेविटी लग रही तो उसके हिसाब से तो चेंज हो जाएगा। तो मास नेवर चेंज, मास कभी चेंज नहीं होगा प्लेस टू प्लेस, लेकिन ग्रेविटी या वेट विल चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं। मास और वेट में इतना डिफरेंस है कि मास चेंज नहीं होता। 1 kg है, यहाँ लो, चांद पे रखो, दुनिया के किसी भी कोने पे रख दो, सन के ऊपर रख दो, वो हमेशा 1 kg रहेगा। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस नेवर चेंज। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमने सन पे रख दिया तो जल गया, जल गया, वो कुछ भी बनेगा, वो उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, वो बातें फालतू की हैं। ये जो समझना है हमें, मास ऑफ सब्सटेंस नेवर चेंज, कि हम मास को जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हमने यहाँ रखा, टेबल पे रखा, छत पे रखा, मून के ऊपर रखा, हर जगह वो 1 kg ही रहेगा। ठीक है, अगर ग्रेविटी की बात करेंगे, इट चेंज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। तो वेट जो होगा ऑब्जेक्ट का वो चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। अगर हम यहाँ रखते हैं अर्थ पे तो कुछ मास है, अर्थ के मतलब जहाँ हम लोग रह रहे हैं अभी यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी में जो जी की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर अगर हम इक्वेटर पे रख दिए जाके, अर्थ की इक्वेटर पे, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमने पोल पे किया, पोल पे रख दिया यही ऑब्जेक्ट, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम चांद पे रख देते हैं, मून पे रख देते हैं, तो m/6 हो जाएगा। मतलब यहाँ जितनी ग्रेविटी है उससे उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। तो जो जितना मास यहाँ होगा उससे 1/6 कहाँ होगा, मून पे होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी सुनी होंगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं, तभी हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अब दो और टर्म आ गए। दो टर्म में से पहला है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी मेज़र ऑफ होता है लेंथ का, मतलब वॉल्यूम को भी लेंथ से ही मेज़र करते हैं। ठीक है, अगर हमने कहा कि ये हमारे पास सब्सटेंस है, ये ऑब्जेक्ट, ये कोई कंटेनर है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट भरना है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा इस कंटेनर का, तो वही वॉल्यूम होगा जो हमारा सब्सटेंस या कोई भी चीज़ हम इसके अंदर रखना चाहते हैं उसका। ठीक है, वही उतनी, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ही ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम के बारे में चीज़ें थी। लेकिन जो लैब में है ना, जैसे अब इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, वॉल्यूम 1 लीटर, 100 ml, ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे जब वॉल्यूम की बात करेंगे, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसी बातें करेंगे। ठीक है, वो जब आएगी क्वेश्चन वगैरह तब उसमें बताएंगे। लेकिन जो हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम मेज़र करने के लिए कुछ एपरेटस यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, सब अगर आप लैब गए होंगे तो आपने लैब में देखा होगा, कुछ स्कूलों में तो खोली ही नहीं जाती है, और कुछ स्कूलों में खोली जाती है तो समझाई जाती है। अगर लैब बंद है आपकी तो आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ पे मेजरमेंट लिखी होती है 1 ml, 2 ml, 3 ml ऐसे करके। ठीक है, ml में होती है, 100 ml के होते हैं, कहीं 200 ml के होते हैं। तो ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर से, या फिर पिपेट से। पिपेट कुछ ऐसा होगा, मतलब 100 ml, 10 ml, 50 ml, 20 ml के पिपेट होते हैं। 100 के तो नहीं होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग लैब में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके लिए 100, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 25 ml ऐसे रखे होते हैं। ठीक है, तो ये है पिपेट,
और इसमें ऐसे मार्क लगा होता है, ऐसे यहाँ पे या यहाँ पे ऐसे कुछ मार्क लगा होता है, और यहाँ पे लिखा होता है 10, 20, 50 ml जो भी है उसके हिसाब से। ये पिपेट होता है हमारा ऐसा, ठीक है। और होता है ब्यूरेट, होता है एक ऐसा, ऐसा होता है, और यहाँ पे नीचे नॉब लगी होती है जिससे हम सेट करते हैं कि हमारा जो मैटर है फिल किया है हमने इस ब्यूरेट में, वो कैसे ड्रॉप वाइज गिरेगा या एक स्ट्रीम की तरह गिरेगा। तो ये ब्यूरेट है, इससे भी मेज़र किया जाता है। और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या राउंड बॉटल फ्लास्क, ऐसा कुछ होता है। और जो हमने कुछ नया बनाया होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, यहाँ पे बंद करने के लिए इसमें होता है चीज़ें, कॉर्क, जब किसी कहीं कहीं कॉर्क लगी होती, कहीं कहीं ऐसे ढक्कन जैसा लगा, तो ये, तो यहाँ पे भी ऐसे 100 ml 200 ml ऐसे लिखा होगा। तो ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर। तो इन सब से हम केमिस्ट्री में मेज़र करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 100 लीटर, 100 लीटर का तो नहीं, ठीक है। तो 10 ml 50 ml, तो ये सब चीज़ों से हम केमिस्ट्री लैब में मेज़र करते हैं। तो आप लोगों ने देखी होगी कभी कभी एपरेटस के नाम पूछ देते हैं, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना भी हमारा मास प्रेजेंट होगा कि इतने वॉल्यूम पे, किसी वॉल्यूम पे, तो वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होगा, ठीक है। जिस सब्सटेंस की हम डेंसिटी निकालने चाहते हैं वही है उसी की सब्सटेंस और उसी की क्या बोल रहे थे, डेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर हम किसी ये कंटेनर है, इसमें हमने वाटर भर दिया, ठीक है, और इसमें कुछ अमाउंट है, इसका एक्स अमाउंट है, और इस कंटेनर का वॉल्यूम वाई है, तो डेंसिटी क्या होगी, एक्स बाय वाई, ठीक है। ये है, ये यूज़ किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट लिख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूज़ किया जाता है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी यूज़ किया जाता है। तो ये दो और छोटे से टर्म्स हो गए जो हमने समझ लिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, एक स्केल होता है। टेम्परेचर का एक स्केल होता है जिससे हम मेज़र करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ठंडा है या ये ऑब्जेक्ट गर्म है। मतलब हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एनी बॉडी इज़ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, उसको मेज़र करने के लिए स्केल होते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जब ज़्यादातर जो टेम्परेचर का हमने देख लिया है, क्या है, केल्विन है उसका एसआई यूनिट, तो केल्विन में ही मेज़र किया जाएगा। तो दो फॉर्मूले हैं, अगर हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है तो वो निकाल लेंगे टेम्परेचर के लिए, और अगर केल्विन में निकालना है या डिग्री सेल्सियस में, तो दो फॉर्मूले हैं, उसको यूज़ करके हम अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए क्या है, 9/5, और हमें जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू ली गई है उसके साथ 32 को ऐड कर देंगे। अगर केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस, जो भी हमको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया 273, तो वो केल्विन के बराबर हो जाएगा, ऐड कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसकी वजह से हम
टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ बोली जाती है, जो केल्विन है वो कभी नेगेटिव नहीं मेज़र किया जाता। ठीक है, और सेल्सियस नेगेटिव में हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने की है। केल्विन में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, सेल्सियस में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल है। इसके बाद कुछ यूनिट्स हैं, जैसे सब मतलब कुछ अरेंजमेंट हैं, या यूनिट कैसे यूज़ करी जाएगी, डेसिमल कैसे लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं। उसके बाद कुछ लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, गै-लुसैक्स लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या एवोगैड्रो लॉ, ये सारे लॉज हैं। उसके बाद डाल्टन का स्ट्रक्चर है, तो डाल्टन की बात करेंगे। तो अभी जो हम समझ लेते हैं आज की क्लास में, बस यहीं तक जो भी था बेसिक था। फिर 5 लॉ हैं वो हम करेंगे। तो अब एक और चीज़ है, जैसे a इंटू 10⁻b है, और b c इंटू 10⁻d है। तो जब ऐसे एडिशन में होगा ना, तो b को या तो d में कन्वर्ट कर लो, या d को b में कन्वर्ट कर लो। मतलब अगर लिखा है 4.3 10⁻2 और लिखा है 0.43 10⁻3, तो या तो इसको 2 में इसको 3 में कन्वर्ट कर लो, या इसको 2 में कन्वर्ट कर लो 10 की पावर में। तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं चीज़ें। फिर अगर कोई चीज़ मल्टीपल में दी है, 10⁻a इंटू 10⁻b इंटू 10⁻c, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 10⁻a प्लस b प्लस c। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने सीखी होंगी। सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, एडिशन कैसे करना, पावर कैसे जोड़नी, पावर सेम कैसे करनी है, ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ने सीखी होंगी छोटी क्लासेस में। 10th तक ये सारी चीज़ें हम लोग करके आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, 5 लॉ हैं, आज लिखा देते हैं लॉ कौन कौन से हैं पाँचों। नेक्स्ट क्लास में हम 5 लॉ कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद डाल्टन स्टार्ट कर देंगे। तो ये 5 लॉ हैं जो हमें समझने हैं। अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल्स का कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, उसके बारे में ये बेसिक लॉ है, मतलब ये आने चाहिए। पहला ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब है मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब हमेशा मास सेम रहेगा, चाहे किसी भी फॉर्म में वो चेंज हो जाए। ठीक है, सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया कि ये जो लॉ है उसमें ये बताएंगे कि अगर हम नेचुरली कोई चीज़, हमने ऑक्सीजन नेचुरली ली, ठीक है, ऑक्सीजन हमने नेचर से ले ली, एयर से ले ली, और फिर हमने आर्टिफिशियली लैब में ऑक्सीजन बनाई। ठीक है, चाहे हम कैसे भी कोई भी सब्सटेंस बना रहे होंगे, उनका जो कॉम्पोजिशन होगा या फिर प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट्स का, वो हमेशा डेफिनेट रहेगा। मतलब हमें ऑक्सीजन गैस चाहे हम नेचुरली ले या फिर हम लैब में बनाए, दोनों की जो क्या सब्सटेंस का या सब्सटेंस का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे भी O2 मिलेगी, यहाँ पे भी O2 मिलेगी। अगर हमने C6H12O6 लिया, ठीक है, अगर हमने इसको नेचुरली लिया या फिर सिंथेटिकली या फिर लैब में बनाया, तो जितना परसेंटेज होगा इसका, ये जितना 6 कार्बन का परसेंटेज होगा वो दोनों में ही सेम होगा। जितना हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा वो दोनों, जो नेचुरली मिले हैं और जो हमने लैब में बनाए हैं, वो दोनों सेम ही होंगे, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पता है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो मतलब ऐसा है कि जैसे हमने
कुछ बनाया, अगर हमने H2 और O2 मिला के वाटर बना लिया, ठीक है, फिर हमने H2 और O2 लिया और कुछ और बना गया, H2O2 बना दिया, तो ये जो होगा ना, H2 तो इनमें हमने कॉमन रखा, जो O है ना वो चेंज हो गया H2O2 में, जो O की अमाउंट है वो चेंज हो गया, जो ये चेंज हुई है ना वो सिंपलेस्ट रेशियो में रहेगा। ये हम लिखा देंगे, फिर से समझा देंगे, अभी ये बस ये देख लेते हैं यहाँ पे एक रिव्यू की तरह, फिर नेक्स्ट एक एक करके समझाएंगे, पांचों एक जगह लिख ले रहा है। गेल-लुसाक्स लॉ गैसियस वॉल्यूम में क्या बताते थे कि अगर एक यूनिट हाइड्रोजन की यूज हुई है और एक यूनिट ऑक्सीजन की यूज हुई है, तो ये जो भी बन रहा है वो क्या होगा, गैसेस जब कंबाइन होंगी तो केमिकल रिएक्शन करेंगी, और जो भी वॉल्यूम होगा वो सिंपलेस्ट रेशियो में होगा, कि अगर हमने 2H2O बनाया और अब अगर हम 100 ml, क्योंकि वॉल्यूम के बाद 100 ml H2 ले लें, फिर 50 ml ये ले लें, तो ये सब बात हम करेंगे कि ये जो रेशियो रहेगा ना, क्योंकि रिएक्शन तो इतनी ही हो रही है ना, ऐसे ही हो रही है, तो रेशियो रहेगा, चाहे हम इसका 1000 ml ले लें या 1 ml ले लें, उसका आधा ml यहाँ पे यूज होगा और हमारा H2O बनेगा। रिएक्शन हमेशा सेम रहेगी या सिमिलर रहेगी, या रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं, अमाउंट या वॉल्यूम में चेंज आएंगे, ठीक है। फिर है एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ ये कह रहे थे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर हम कोई दो सिमिलर गैस का वॉल्यूम लेते हैं तो उनकी जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी, या नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स जो होंगे उसमें वो सेम होंगे। अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेते हैं जिनका टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो अगर हमने दो कंटेनर लिए, दोनों का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो इनके अंदर जो मैटर होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो हमेशा सेम इन नंबर होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कभी कभी नहीं पता होती तो हम अपना बहुत लॉस कर देते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे होते हैं, क्वेश्चन में आगे की चीज़ें दी होती हैं, हमने ये कवर अप नहीं किया होता है, लास्ट में 11th में नहीं समझा होता है सही से, ठीक है। इसके बाद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी इनका एक एक दो लाइन का जो भी एक्सप्लेनेशन है वो करा दिया जाएगा। जैसे जो गेल-लुसाक्स लॉ है और एवोगैड्रो लॉ है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आईसीएसई बोर्ड की बुक्स में, एनसीईआरटी में बहुत कंसाइज वे में दिया गया, बहुत ब्रीफली उसको मतलब एक तरह से निपटा दिया गया, चीज़ें सारी लिखी गई हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही बस गो थ्रू कर लेंगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको जो भी समझना हो वो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और 11th-12th की एनसीईआरटी बेस क्लासेस जो है वो ऐसे ही चलती रहेंगी, जनरल साइंस भी चलती रहेगी, और सबको जो भी किसी भी चीज़ के लिए कोई दिक्कत हो, रिटन नोट चाहिए हो, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।